प्रयागराज में उपेश पाल हत्याकांड मामले में पहली गोली चलाने वाला उस्मान पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस हत्याकांड में यह दूसरा एनकाउंटर हुआ है। विजय उर्फ उस्मान उर्फ नान बाबा 50,000 का इनामी बदमाश था। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्राइवर के बाद शूटर, अगला नंबर किसका? चलाई थी पहली गोली, बंद हुई शूटर की बोली। अतीक सनसन शूटर, सब यूपी पुलिस के रडार पर। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और 6 मार्च आते आते यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला शूटर विजय चौधरी और उस्मान को यूपी पुलिस ने मार गिराया। प्रयागराज पुलिस ने शहर से 50 किलोमीटर दूर कौंदियारा के कोठी गांव में ढेर किया। अरबाज के बाद अब उस्मान 2 इनकाउंटर पुलिस ने किए हैं और दोनों इनकाउंटर के साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये चीरघर और इसी चीरघर में उस्मान की डेड बॉडी रखी गई है। फिलहाल सुबह 4 बजे का वह वक्त था जब उस्मान को इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर होने के साथ ही पुलिस यहां पर उसको लेकर आई है। जब उसे लाया गया तो बताया जा रहा है ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया था। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस उसको साथ में लेकर आई है और इसके साथ एक नरेंद्र नाम का जो सिपाही है वह भी इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि उस्मान को पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए जब बुलाया है तो उसने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया और फायर करने के साथ ही वह लगातार पुलिस की जो बुलावा था उस बुलावे को नहीं सुन रहा था और फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग करने के बाद उस्मान ढेर हो गया। उस्मान के ढेर हो जाने के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। 2.5 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था और घोषित करने के साथ ही उस्मान को ढेर करने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और आगे के अपराधियों को भी पुलिस सर्विलांस के जरिए लगातार ट्रेस कर रही है, लेकिन वह अपने ठिकाने बदल रहे हैं। 8 दिन में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया गया था और अब उस्मान को ढेर कर दिया गया। उस्मान की हत्या के बाद अब पुलिस ने साफ साफ कहा कि अपराधी कितना भी रसूख वाला हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उमेश पाल की हत्या के अगले दिन यानी 25 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रण लिया था कि दोषियों को एक एक कर मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने जिस तरीके से सदन में वादा किया वो पुलिस के तेज होते एक्शन में नजर भी आया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी है। आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है, एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है और बुलडोजर के जरिए आरोपियों के घर को जमींदोज किया जा रहा है। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। यूपी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और खबर है कि गुड्डू मुस्लिम समेत कई आरोपी नेपाल फरार हो गए हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस नेपाल के लिए रवाना हो गई है। वहीं पुलिस बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद की भी तलाश कर रही है। पुलिस और एसटीएफ लगातार लगी हुई है, विवेचना जारी है, धरपकड़ जारी है। और कल की जो घटना है, आप जानते हैं कि इतने दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है। एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। पुलिस टीम को बधाई देता हूं और पुलिस की सफलता का स्वागत करता हूं और
जो बाकी अपराधी कहीं पर भी छिपे हैं तो हमें विश्वास है उनको भी पुलिस खोज लेगी, उनको भी कानून के अनुसार कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करेगी। हत्या करने वाले चाहे जिले में छिपे हों, चाहे दूसरे प्रदेशों में चले गए हों, चाहे सीमाएं लांघ गए हों देश की, उनको भरोसा रखें, खोजेगी पुलिस और सजा दिलाएगी। अतीक अहमद इस समय साबरमती जेल में बंद है। उसका भाई अशरफ भी जेल की सलाखों के पीछे है। असद अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा है। वो उमेश मर्डर के बाद चर्चा में आया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आरोपियों को मिट्टी में मिला दूंगा, और ये दिख भी रहा है। घरों को जमींदोज किया जा रहा है तो आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है। पहले अरबाज, अब उस्मान, अगला कौन? अरबाज और उस्मान मिट्टी में मिल चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी असद समेत बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर, गुलाम की तलाश जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अगला नंबर किसका है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्लानिंग की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इसी बीच प्रयागराज में मुस्लिम हॉस्टल पर पुलिस ने छापेमारी की। हॉस्टल को सील कर दिया गया। कई कमरों में छात्र रह रहे थे, जिनको निकालकर कमरों में ताले लगाए गए हैं। और कमरा नंबर 36, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स की मीटिंग हुई थी, साजिशकर्ता सदाकत इसी कमरे में रहता था। हत्याकांड के बाद सदाकत यहीं से फरार हुआ था और गाजीपुर से एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार अब जब से सत्ता में आई है, उसके बाद से ही देश में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में लगभग 2 गुने की वृद्धि भी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी किए गए तमाम आंकड़ों में बताया गया है कि देश की प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए हो चुकी है, जो 2014 की तुलना में करीब डबल है। देश ने पकड़ी विकास की रफ्तार, हर भारतीय की इनकम हुई डबल, सामानों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी, यानी करीब 9 साल पहले। तब उन्होंने न्यू इंडिया की संज्ञा दी थी, नए भारत को बनाने की बात कही थी, और इसके लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। अब इसका परिणाम दिख रहा है। देश में लोगों की इनकम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। न्यू इंडिया में बीते 10 साल में लोगों की कमाई जबरदस्त तरीके से बढ़ी है और ये लगभग डबल हो चुकी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए हो चुकी है। 2014-15 में 86,647 रुपए की प्रति व्यक्ति आय थी। पिछले 9 साल में व्यक्ति की आय में 99% का इजाफा हुआ। वास्तविक मूल्य के हिसाब से ये करीब 35% बढ़ी है। दरअसल मोदी सरकार ने जब केंद्र में सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने एक से बढ़कर एक योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू किया। देश के गरीब तबके को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। मुफ्त राशन वितरण से लेकर जनधन खाते जैसी स्कीमें सरकार ने लोगों के लिए शुरू की। इसके अलावा दूसरी कई योजनाओं की भी शुरुआत हुई। उसका असर साफ दिख रहा है। लोगों की आय में इजाफा हो रहा है। आय बढ़ेगी तो जाहिर है लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। लेकिन ये परचेजिंग पावर ज्यादातर अमीर लोगों की बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में लग्जरी प्रोडक्ट्स की बिक्री नए रिकॉर्ड बना रही है। एक साल में लग्जरी कारों की बिक्री में 50% का इजाफा। महंगे स्मार्टफोन, बड़े टीवी, फ्रिज की बिक्री 55 से 95% ज्यादा रही। स्विस घड़ियों का बाजार दोगुना हो गया है। बचत और खर्च पर काम कर रही संस्थाओं ने चौंकाने वाली हकीकत बताई है। उनके अनुसार कोविड-19 और लॉकडाउन के असर से टॉप 20% आय वाले तबके पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, इसलिए वो बाजार खुलते ही लग्जरी उत्पाद खरीदने लगा। लेकिन निचला 20% तबका अभी नहीं उबर पाया है। हालांकि मोदी सरकार सबको उबारने में लगी हुई है
और इसके लिए आए दिन रणनीति बना रही है। यही वजह है कि लोगों की आय में इजाफा हुआ है और इसका असर जल्द ही व्यापक तौर पर बाजार पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो राहुल गांधी की अब बात कर लेते हैं, जो देश में हो या विदेश में, उनके निशाने पर बीजेपी केंद्र सरकार हमेशा रहती है। कैम्ब्रिज के बाद लंदन में राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विदेशी धरती से वो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी देश का अपमान करते हैं। और तो और राहुल गांधी ने लोगों की आवाज को खामोश करने का भी आरोप लगाया है। इस पर अब बीजेपी ने करारा प्रहार किया है और अनुराग ठाकुर कहते हैं कि कांग्रेस के नेता विदेश में भारत की छवि खराब करने में जुटे हुए। राहुल गांधी लंदन में है और कैम्ब्रिज के बाद राहुल गांधी ने लंदन में फिर से एक बार मोदी सरकार पर सियासी हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विदेशी धरती से वो नहीं बल्कि पीएम मोदी देश का अपमान करते हैं। देश में आपसी भाईचारा खत्म किया गया। BJP wants India to be silent, right? And they want it to be quiet. They want the Dalits, the lower caste, the Adivasis, the media, they want silence. राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को विवादों की आंधी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने का ठेका लिया है। विदेशी दोस्त हो, विदेशी एजेंसियां हो, विदेशी चैनल हो या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। सत्ता के जो औलादी फकीर हैं वो परेशान हैं और उनको लगता है कि जो सत्ता है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और देश की जनता ने उन्हें सत्ता के इस जन्मसिद्ध अधिकार से बेदखल कर दिया है। इसीलिए सुशासन की जो फौलादी लकीर है उससे सत्ता के जो औलादी फ़कीर हैं वो परेशान हैं और जो अभी जो है वो देश में बकवास कर रहे थे, देश में बकवास में फेल, अब विदेश में बकवास बहादुरी के खेल में लगे हुए हैं। तो उनको इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि डायनेस्टी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती और डेमोक्रेसी डायनेस्टी नहीं हो सकती। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलना नहीं दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। तो फिर बजट सत्र के दौरान संसद में वो कैसे करीब 50 मिनट तक बोले? न केवल बोले बल्कि सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तब तो उन्हें कोई नहीं रोका था, तब तो उनकी आवाज को किसी ने नहीं दबाया था। फिर विदेश में जाकर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बल्कि इससे पहले 7 बार विदेश में पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं। कैम्ब्रिज में कहा, सरकार से सवाल पूछने पर हमला होता है। मई 2022 में ब्रिटेन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में निशाना साधा। अगस्त 2018 में जर्मनी में कहा, भारत में रोजगार बड़ी समस्या है। मार्च 2018 में मलेशिया में कहा, नोटबंदी का प्रस्ताव मैं कचरे के डिब्बे में डाल देता। मार्च 2018 सिंगापुर में कहा, कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। जनवरी 2018 में बहरीन में कहा, सरकार जॉब क्रिएट करने में नाकाम रही। सितंबर 2017 में अमेरिका में कहा, नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने लंदन में न केवल आवाज दबाने की बात कही, बल्कि इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि भारत की सीमा के अंदर चीनी घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी पूरी तरह से इनकार मोड में है, जबकि देश जानता है कि चीन के खिलाफ केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। चीन को खरी खरी सुनाने से भारत जरा भी नहीं चूकता और आंख से आंख मिलाकर बात करता है। ऐसे में राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।